नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल की हमने सामान्य विशेष थे। आदिकाल या हिंदी की पहली रचना, आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की समय सीमा और आदिकाल का पहला कवि हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि। आदिकाल की पृष्ठभूमि। आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या है तो देखिए, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी उसकी बात करते हैं हम। राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। क्या था? केंद्रीय सत्ता का अभाव था। छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त था। छोटे छोटे देशों में विभक्त था। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता थी। संकीर्ण मानसिकता थी। वे अपने छोटे से भूभाग को, यानी राजा वो क्या करते थे, वे अपने छोटे से भूभाग को ही देश मानते थे या देश समझते थे। देश समझते थे। तो राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो केंद्रीय सत्ता का अभाव था, यानी केंद्र नहीं था। छोटे छोटे जो राज्य थे उन्हें क्या माना था, उन्होंने देश मान रखा था। राजाओं की छोटी सोच थी, यानी अपने ही राज्य की सीमा, एक राज्य को ही अपना देश मानते थे। वे अपने छोटे से भूभाग को ही क्या मानते थे, देश समझते थे। तब दूसरी क्या थी स्थिति? दूसरी थी आर्थिक स्थिति, यानी आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति यानी आदिकाल के समय आर्थिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति हमने पढ़ ली। तो आर्थिक स्थिति कैसी थी? मध्यम व निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति थी। कैसी थी? दयनीय, दया करने योग्य स्थिति थी। ठीक, और क्या थी? व्यापार प्रणाली की निश्चित व्यवस्था नहीं थी। कि निश्चित व्यवस्था नहीं थी। और अधिकांश व्यक्ति कृषि व मजदूरी पर आश्रित थे। मजदूरी पर आश्रित थे। तो देखिए, आर्थिक स्थिति कैसी थी? मध्यम व निम्न वर्गों की तो दयनीय स्थिति थी। व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश व्यक्ति किस पर आधारित थे? कृषि व मजदूरी पर आधारित थे, यानी कोई अच्छा सा व्यवसाय भी नहीं था। अब बात करते हैं हम आगे, यानी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी उस समय? सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कैसी थी उस समय? पृष्ठभूमि
तो सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी? पहली बात तो दयनीय थी, दयनीय थी। दूसरी, छुआछूत का बोलबाला था, छुआछूत का बोलबाला था। छुआछूत का बोलबाला था, छूत का बोलबाला था, बोलबाला था। और क्या था? भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक थे। भारतीय परिवार कैसे थे? तो पितृसत्तात्मक थे। नारियों की अति दयनीय स्थिति थी, यानी नारियों को एक भोग की वस्तु मानी जाती थी। अति दयनीय स्थिति थी। हिंदुओं व मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य था, यानी आपस में लड़ते झगड़ते थे। ठीक, अब बात करें थे सामाजिक पृष्ठभूमि की, तो सामाजिक पृष्ठभूमि दयनीय थी, यानी समाज में कोई भी स्थिति अच्छी नहीं थी। छुआछूत का बोलबाला था। भारतीय परिवार कैसे थे? पितृसत्तात्मक थे। नारियों की अति दयनीय स्थिति थी। हिंदुओं और मुसलमानों में क्या था? वैमनस्य था। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे किसकी? धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी? धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी? तो धार्मिक पृष्ठभूमि थी मूर्ति पूजा होती थी उस समय। अंधविश्वासों का बोलबाला था, क्योंकि लोग है वो किसकी ओर जा रहे थे? अंधविश्वासों की ओर जा रहे थे। अंधविश्वासों का बोलबाला था। ठीक, बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। बोलबाला था। हिंदू धर्म पतन की तरफ उन्मुख था। हिंदू धर्म पतन की तरफ उन्मुख था। ये क्या थी? धार्मिक पृष्ठभूमि थी। धार्मिक पृष्ठभूमि में क्या था? मूर्ति पूजा थी उस समय। अंधविश्वासों का बोलबाला था। बाह्य आडंबर, यानी लोग दिखावा करते थे। और हिंदू धर्म वो किसकी ओर जा रहा था? ग्रंथ की ओर जा रहा था। ये क्या था? हमने जो पढ़ी वो आदिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ी। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? केंद्रीय सत्ता का अभाव था। छोटे छोटे देशों में विभक्त था। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता, यानी छोटी सोच थी। वे अपने छोटे से भूभाग को क्या समझते थे? देश समझते थे। ठीक, इसके बाद बात करें आर्थिक स्थिति, तो मध्यम व निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति थी। व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं थी। अधिकांश व्यक्ति कृषि व मजदूरी पर आश्रित थी। सामाजिक पृष्ठभूमि दयनीय थी, यानी समाज की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। छुआछूत का बोलबाला था। भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक थे और नारियों की अति दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उस समय नारियों को भोग की वस्तु समझा जाता था। हिंदुओं व मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य था, यानी दुश्मनी चल रही थी। धार्मिक पृष्ठभूमि में मूर्ति पूजा चलती थी। अंधविश्वासों का बोलबाला था। बाह्य आडंबरों का भी बोलबाला था, यानी लोग दिखावा करते। और हिंदू धर्म वो क्या चल रहा था? गर्त की ओर जा रहा था। अब हम बात करते हैं आदिकालीन की प्रमुख धाराएं, यानी काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं? तो आदिकालीन काव्य धाराएं, आदिकालीन काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करेंगे। उन्होंने कौन कौन सी मानी थी, उन्हीं के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने 5 काव्य धाराएं मानी है, 5 काव्य धाराएं मानी थी। ठीक, और हम पढ़ेंगे वो सारी पढ़ेंगे, 6 धाराएं हैं वो 6 की 6 पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पहली धारा कौन सी थी। पहली धारा थी राजस्व साहित्य। क्रम से नहीं पढ़ा रहा मैं, जैसे हमारे याद रह सकती है उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। चारण साहित्य, जिसे वीर गाथात्मक काव्य भी कहा जाता है, वीर गाथात्मक साहित्य, क्योंकि उसमें वीरों की बात की जा रही थी। दूसरी थी रास या जैन धारा, जैन साहित्य धारा, रास या जैन साहित्य। और तीसरी थी सिद्ध साहित्य, जिसे बौद्ध साहित्य भी कहा गया है, सिद्ध साहित्य, जिसे क्या कहा गया है, बौद्ध साहित्य भी कहा गया है। और चौथी जो धारा थी वो थी नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। और पांचवी जो धारा थी वो कौन सी थी, लौकिक साहित्य। ये तो थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और एक छठी धारा आती है, वो कौन सी है, वो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। इसे क्या नाम दिया गया है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 5 काव्य धारा मानी वो बताता हूँ पहले मैं आपको। रासो साहित्य यानी वीर गाथात्मक साहित्य, रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। ये तो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार थी। और एक अन्य भी धारा है, वो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। अब हम बात करते हैं इनका क्रम। क्रम क्या है, यानी काल क्रम के अनुसार हम बात करेंगे इनकी। काल क्रम अनुसार वर्गीकरण करते हैं, तो वो कौन सा है, कालक्रम अनुसार वर्गीकरण। तो देखिए जो पहली धारा होगी वो होगी सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य जिसे क्या कहा गया है, बौद्ध साहित्य। दूसरी जो धारा है वो है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बाद आता है तीसरी धारा, जिसे रासो साहित्य भी कहा गया है। और रासो साहित्य को क्या कहा जाता है, चारण साहित्य। और चारण साहित्य के साथ साथ इसे वीर गाथात्मक साहित्य भी कहा जाता है। चौथी जो धारा है वो है रास साहित्य। और रास साहित्य को कौन सा साहित्य कहा गया, जैन साहित्य कहा गया। पांचवी जो धारा है वो है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। ये थी आदिकालीन की प्रमुख काव्य धाराएं जिसको हमने पढ़ा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आदिकालीन काव्य धाराएं हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी है, 5 है। कौन कौन सी, रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। और एक अन्य भी मान जाते वो उसे क्या कहा गया है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। फिर हमने इनका क्रम कालक्रम अनुसार पढ़ा। तो सबसे पहले कौन सी काव्य धारा है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसे पहले रासो साहित्य की। क्या बात करेंगे, रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य की हम बात करने जा रहे हैं। तो रासो साहित्य में सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि रासो साहित्य कहा किसे गया है। तो रासो साहित्य वो किसे कहा गया है, तो आदिकाल में चारण कवियों, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा
अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैलियों में रचा गया उसे रासो साहित्य कहते हैं। उसे रासो साहित्य कहते हैं। यानी रासो साहित्य कहते किसे हैं? तो रासो साहित्य कहते हैं कि आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैली आप जानते ही होंगे कौन कौन सी होती है। तो डिंगल में तो क्या होता है, राजस्थानी प्लस ब्रज होती है, और पिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज होती है, और डिंगल में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है। ठीक उन शैलियों में रचा गया जो साहित्य था उसे क्या कहा गया? रासो साहित्य कहा गया है। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य, रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो साहित्य में बात करेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति की, यानी रासो शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसकी उत्पत्ति वो मानी गई और उससे प्रश्न भी बहुत बार आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गारसा द तासी की। गारसा द तासी ने कैसे साहित्य में किस प्रकार का, जो सबसे पहले हम बात करते हैं गारसो दत्तासी की। तो गारसो दत्तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। ठीक, और इनके द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है? तो इन्होंने राजसूय यज्ञ से मानी है। किससे मानी है? राजसूय यज्ञ से मानी है। राजसूय यज्ञ से। ठीक, फिर हम बात करते हैं दूसरे विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। और इसका सबूत भी दिया है उन्होंने, प्रमाण दिया है। प्रमाण क्या दिया है इन्होंने? तो प्रमाण दिया है बिसल देव रासो की निम्नलिखित पंक्तियां हैं। बिसल देव, प्रमाण है बिसल देव रासो की निम्न पंक्तियां। और वो पंक्तियां क्या है? तो देखिए पंक्तियां हैं संवत 1272 1272 मजारी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। दूसरी पंक्ति है इनकी नाल रसायन आरंभ करी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी।
ये थी। और इसमें जो रसायन शब्द आया है ना, नाला के द्वारा रचना की गई है विशल देव की, नरपति नाला के द्वारा, और इसमें जो रसायन शब्द आया है, इस रसायन से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने क्या मानी है? इन्होंने जो उत्पत्ति मानी है वो किससे मानी? इन्होंने रासक शब्द से मानी। किससे मानी है? रासक से। किससे मानी है? रासक से मानी है। और प्रमाण स्वरूप क्या देते हैं? देखिए, प्रमाण स्वरूप ये क्या मानते हैं? ये अब्दुल रहमान के द्वारा जो रचना रची गई थी, किसे मानते हैं? अब्दुल, जिसे क्या कहा गया? अब्दुल भी कहा गया है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। और ये जो अब्दुल रहमान है, इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कभी भी माना है, संदेश रासक को प्रस्तुत किया है। यानी प्रमाण में क्या माना है? अब्दुल रहमान की जो पुस्तक है संदेश रासक, उसके आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक की उत्पत्ति मानी है। फिर बात करते हैं अगले विद्वान की। तो अगले विद्वान है दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा ने किससे माना है? रासक से माना है। ठीक। और ये जो है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रासक शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी, ये सर्वमान्य मत है। क्या है? सर्वमान्य मत है। ये सर्वमान्य मत है ये। ठीक। फिर किसने मान ली? दशरथ शर्मा ने मान ली। अब बात करते हैं अगले विद्वान की, जिनमें आते हैं कवि श्यामल, राजा श्यामल, कवि राजा श्यामल दास और नागरी प्रचारिणी सभा काशी, प्रचारिणी सभा काशिनी। और काशी के साथ कौन है? काशी प्रसाद जायसवाल भी है। काशी प्रसाद जायसवाल। इन्होंने किससे मानी है? इन्होंने रहस्य शब्द से मानी। किससे मानी? रहस्य शब्द से मानी है। ठीक। इसके बाद जो विद्वान आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो देखिए, उनमें आते हैं विंध्येश्वरी पाठक, विंध्येश्वरी, एक मिनट, विंध्येश्वरी पाठक। इन्होंने किससे मानी है? राजेश से। और इसका समर्थन करने वाले कौन थे? तो हरप्रसाद शास्त्री थे। हरप्रसाद शास्त्री थे। शास्त्री ने भी किससे मानी है? राजेश से मानी है। इसके बाद अगर हम बात करें राम स्वरूप चतुर्वेदी की, राम स्वरूप चतुर्वेदी की, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किससे मानी है? इन्होंने मानी राउस से। किससे मानी है? राउस से। ठीक। ये थी रासो शब्द की उत्पत्ति। तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका भी, किसने किससे मानी है। तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो गारसादा तासी ने किससे मानी? राजसूय से मानी है। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी? रसायन से मानी है। किससे मानी है? रसायन से मानी है। ठीक। उन्होंने इसके लिए प्रमाण भी दिया, नरपति नाला की रचना है विशल देव रासो, उसका प्रमाण भी दिया है। क्या दिया कि संवत 1272 मजारी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी नाला रसायन आरंभ करी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी। यानी इसमें जो रसायन शब्द है उसके आधार पर इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। फिर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति वो किससे मानी है? रासक से मानी है, जो सर्वमान्य मत भी है। और इन्होंने प्रमाण स्वरूप शब्द जो दिया है वो क्या है? अब्दुल रहमान की
यानी अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान की जो रचना है कौन सी संदेश राशक, उसको प्रमाण स्वरूप भी दिया है। इसके आधार पर इन्होंने राशक शब्द की रचना जो उत्पत्ति है वो रासो शब्द की उत्पत्ति वो राशक से मानी है। दशरथ शर्मा ने राशक से मानी है। कवि राजा श्यामल दास और नागरी प्रचारणी सभा काशी और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से मानी है। विंध्येश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री ने राजेश से मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किससे मानी है? राउत से मानी है। अब हम बात करेंगे किसकी? रासो साहित्य की विशेषताएं। तो रासो साहित्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं रासो साहित्य की? तो हम बात करते हैं। एक नंबर क्या है? रासो साहित्य अधिकांशतः रासो साहित्य अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा रचित है तथा राजस्थान से इस साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं प्राप्त हुई है। सर्वाधिक रचनाएं प्राप्त हुई है। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम। दूसरी विशेषता क्या है? तो दूसरी विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की वीरता व अन्य गुणों का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तीसरी जो विशेषता है वो क्या है? तीसरी विशेषता है इन रचनाओं में यानी रासो साहित्य में सामंती जीवन की रचनाओं में सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। ठीक, चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है राजाओं व रचनाकारों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावना है। ठीक, और पांचवी जो विशेषता है वो क्या है? युद्धों का इन्होंने क्या किया है? युद्धों का सजीव वर्णन किया गया। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। राजाओं का युद्धों का क्या किया गया? सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन या चित्रण किया। ठीक, अगली विशेषता है छठी
छठी विशेषता क्या है? अधिकांशतः रचनाएं विवादास्पद व अर्ध प्रामाणिक है। ठीक। सातवीं विशेषता क्या है? सातवीं है वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार रसों की प्रधानता है। ठीक। आठवीं जो विशेषता है वो क्या है? आठवीं विशेषता डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग किया गया है। शैलियों का प्रयोग किया गया है। ठीक। नौवीं विशेषता है वो है प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग। दसवीं जो विशेषता है वो क्या है? छंद विविधता है। छठी 10वीं क्या है? छंद विविधता है। 11वीं की बात करें तो वो क्या है? अत्युक्ति व अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग। यानी सबसे ज्यादा अत्युक्ति, यानी एक से ज्यादा बहुत ज्यादा कथन कहे गए हैं। अतिशयोक्ति वर्णन बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। और 12वीं जो विशेषता है वो क्या है? वो है लोक जीवन की उपेक्षा की गई। यानी समाज के बारे में नहीं सोचा गया, नहीं बताया गया कि लोक जीवन कैसा था, कि उपेक्षा की गई। और अंतिम विशेषता है वो क्या है? 13वीं कल्पना की अधिकता है। यानी सबकी सब बातें अगर हम इनके साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कल्पना बहुत की गई है। यानी कल्पना की अधिकता है। ठीक। ये था अपना क्या था? राष्ट्र साहित्य की विशेषताएं। राष्ट्र साहित्य विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा? राष्ट्र साहित्य विशेषता की राष्ट्र साहित्य अधिकांशतः किसके द्वारा लिखा गया? तो चारण कवियों द्वारा लिखा गया तथा राजस्थान से इस साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं प्राप्त हुई है। ठीक। फिर बात करते हैं आश्रयदाता राजाओं की वीरता व अन्य गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक। इन रचनाओं में सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। राजाओं व रचनाकारों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावना है। युद्धों का सजीव वर्णन है। सबसे बड़ी विशेषता यही है इसकी। अधिकांश रचनाएं विवादास्पद व अर्धप्रमाणिक है। जैसे हमने चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासोल्लभ, तो उसके ऊपर अनेक विद्वान हैं, वो अलग अलग अपने मत देते हैं। वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता, डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग किया गया। प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग है। छंद विविधता है। अत्युक्ति व अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। लोक जीवन की उपेक्षा की गई। कल्पना की अधिकता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख रासो ग्रंथ व उनके रचनाकार। प्रमुख रासो ग्रंथ व उनके रचनाकार।
तो क्या है देखिए, इधर मैं लिख रहा हूं रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ, और इस साइड में मैं लिख देता हूं क्या, रचनाकार, यानी एक सारणी हम बना लेते हैं। तो देखिए पहले कौन है, पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो की रचना रचने वाले थे चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। फिर बात करते हैं हम किसकी, बिसल रासो की, बिसल देव रासो। और बिसल देव रासो की रचना रचने वाले कौन थे, तो नरपति नालय थे। कौन थे, नरपति नालय। फिर बात करते हैं हम परमाल रासो की, परमाल रासो की। और परमाल रासो की रचना रचने वाले कौन थे, तो परमाल रासो की रचना करने वाले थे जगनीक। फिर हम बात करते हैं किसकी, अमीर रासो की, अमीर रासो की। तो अमीर रासो की रचना रचने वाले थे कौन, सारंगधर थे। कौन थे, सारंगधर थे। फिर बात करते हैं हम किसकी, खुमान रासो की, खुमान रासो की। और खुमान रासो की रचना रचने वाले थे दलपति विजय। कौन थे, दलपति विजय। फिर बात करते हैं हम किसकी, विजयपाल रासो की, विजयपाल रासो। और विजयपाल रासो की रचना रचने वाले कौन थे, तो नल सिंह भाट थे। कौन थे, नल सिंह भाट थे। और बात करते हैं हम किसकी, बुद्धि रासो की, बुद्धि रासो की। और बुद्धि रासो की रचना रचने वाले कौन थे, तो जल्लहन थे। कौन थे, जल्लहन थे। फिर बात करते हैं कलयुग रासो की, कलयुग रासो की। और कलयुग रासो की रचना रचने वाले कौन थे, रसिक गोविंद थे। कौन थे, रसिक गोविंद थे। रसिक गोविंद थे। कायम खां रासो की रचना रचने वाले, फिर रचना है कायम खां रासो। और कायम खां रासो की रचना रचने वाले थे नियामत खां जान कवि। कौन थे, नियामत खां जान कवि। फिर बात करते हैं हम राम रासो की, राम रासो की। और राम रासो की रचना रचने वाले थे सम्य सुंदर, सम्य सुंदर। फिर बात करते हैं हम किसकी, राणा रासो की, राणा रासो की। और राणा रासो की रचना रचने वाले थे दयाल कवि, दयाल कवि अर्थात दयाराम। और बात करते हैं कलयुग रासो की, किसकी बात करते हैं, कलियुग। एक कलियुग पढ़ा था और अब है कलियुग रासो, जिसकी रचना रचने वाले थे कौन थे, तो रसिक सुंदर थे, रसिक सुंदर। इसके बाद हम बात करते हैं रतन रासो की, रतन रासो की। तो रतन रासो की रचना रचने वाले कौन थे, तो कुंभकर्ण थे। कौन थे, कुंभकर्ण थे। फिर बात करते हैं कुमारपाल रासो की, कुमारपाल रासो की। तो कुमारपाल रासो की रचना रचने वाले थे देवप्रभ सूरी। कौन थे, देवप्रभ सूरी। ठीक, ये थे रासो ग्रंथ। देखिए हम प्रमुख रासो ग्रंथों के बारे में जानते हैं कौन कौन से थे। तो प्रमुख रासो ग्रंथ थे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना रचने वाले थे चंद्रवरदाई।
बिसलदेव रासो की रचना रचने वाले थे नरपति नाल है। प्रमाल रासो की रचना रचने वाले थे जगनीक। अमीर रासो की रचना रचने वाले थे सारंगधर। खुमाण रासो की रचना रचने वाले थे दलपति विजय। विजयपाल रासो की रचना रचने वाले थे नल सिंह भाट। फिर बात करते हैं हम बुद्धि रासो की रचना रचने वाले थे दल्हन। कलयुग रासो की रचना रचने वाले थे रसिक गोविंद। और कायम खां रासो की रचना रचने वाले थे न्यामत खां। जान कवि राम रासो की रचना रचने वाले थे समय सुंदर। और राणा रासो की रचना रचने वाले थे दयाल कवि अर्थात दयाराम। फिर कलयुग रासो की रचना रचने वाले थे रसिक सुंदर। रतन रासो की रचना रचने वाले थे कुंभकर्ण। और कुमारपाल रासो की रचना रचने वाले थे देवप्रभ सूरी। ये तो थे प्रमुख रासो ग्रंथ। अब हम बात करते हैं काल क्रम अनुसार यानी क्रम अनुसार इनके कौन कौन से हैं। तो क्रमानुसार रासो ग्रंथ की बात करें, क्रमानुसार रासो ग्रंथ काल क्रमानुसार रासो ग्रंथ की बात करेंगे हम। तो देखिए कौन कौन से हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, खुमाण रासो की। खुमाण रासो का समय था 9वीं सदी। कौन सा था, 9वीं सदी। खुमाण रासो लिखा किसके द्वारा गया था, तो दलपति विजय के द्वारा। फिर बात करते हैं बिसलदेव रासो की। बिसलदेव रासो, और बिसलदेव रासो की रचना रचने वाले कौन थे, नरपति नाल थे। और इसका समय था 1155 ईस्वी। फिर बात करते हैं हम किसकी, परमाल रासो की। परमाल रासो, और परमाल रासो की रचना रचने का जो समय था वो था 1230 विक्रमी संवत अर्थात 1173 ईस्वी। ठीक, इसकी रचना करने वाले जगनीक थे। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, इसकी बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो का समय था 1193 ईस्वी। फिर बात करते हैं अमीर रासो की। अमीर रासो का समय था 1357 ईस्वी। और फिर है विजयपाल रासो। कौन से, विजयपाल रासो। इन्हीं का क्रम पूछा जाता है, तो इसका समय था 16वीं शताब्दी। ठीक, अगर ट्रिक से याद करना है तो इनकी ट्रिक भी आप लिख सकते हो। ट्रिक क्या है, खूब पर पृथ्वी अमीर विजय। क्या याद करोगे, खूब पर पृथ्वी अमीर विजय। ठीक, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के अनुसार भी आप याद कर सकते हो। तो कालक्रम अनुसार हम बात कर रहे थे, तो कालक्रम अनुसार रासो ग्रंथों का जो समय है उसकी बात करते हैं। तो खुमाण रासो सबसे पहले आता है 9वीं शताब्दी में। बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी में। परमाल रासो 1230 विक्रमी संवत अर्थात 1173 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो 1193 ईस्वी। अमीर रासो 1357 ईस्वी। विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी। ये था रासो ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रमुख रासो ग्रंथ थे, रासो ग्रंथ की विशेषता, रासो साहित्य के बारे में पढ़ा, आदिकालीन पृष्ठभूमि जानी, और रासो साहित्य की प्रमुख काव्य धाराएं भी हमने पढ़ी। आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।